नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फिज़िक्स, और ये हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 9th और 11th। ठीक है, तो बात करते हैं क्लास शुरू करने से पहले। तो आज हम लोग जो हमारा जो देश है वो एक महामारी यानी कोरोना कोविड-19 के से जूझ रहा है, लड़ रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग जितने भी क्लास ले रहे हैं वो घर पर रहे हैं, जिससे कि हम कोरोना की जो कड़ी चल रही है उसको हम हरा सकें। चलिए हम बात करते हैं क्लास की। आज हम किस किस के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आज हम जानेंगे, तो ये क्लास 9th और 11th का टॉपिक नंबर 3 है। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं 2। पहले वीडियो हम लोगों ने जाना था कि भौतिक विज्ञानी परिभाषा क्या होती है, आंकिक मान क्या होता है और मात्रक क्या होता है। ठीक है, दूसरी वीडियो हम लोगों ने जाना कि द्रव्यमान मापने के अन्य मात्रक हैं, दूरी मापने के अन्य मात्रक हैं, और समय मापने के अन्य मात्रक हैं, मूल मात्रक हैं, मूल राशियां हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं, व्युत्पन्न राशियां, इसके बारे में जाना। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसका नंबर आता है टॉपिक नंबर 3 का। तो ये हम लोगों का मैंने बताया था कि जो क्लास हम लोगों का ये जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 9th और 11th के लिए, 9th और 11th के लिए। तो मेरा नाम है संजीव कुमार और आज हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए मैं आपकी जो वीडियो है वो आगे जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लास ये यूट्यूब चैनल है। आप चाहें तो जितनी वीडियो आपकी छूट गई, MS हो गई, आप इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो हम लोग क्या क्या समझेंगे, इस वीडियो में समझेंगे अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, अदिश राशि की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जानेंगे हम सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, सदिश राशि की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जानेंगे हम गति की अवस्था। गति की अवस्था क्या होती है। नेक्स्ट जानेंगे हम ब्रह्मावस्था। नेक्स्ट जानेंगे हम ब्रह्मावस्था क्या होती है। नेक्स्ट जानेंगे हम निर्देश बिंदु के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हम लोगों की जो क्लास रहती है वो 9th 10th 11th और 12th के लिए रहती है। नेक्स्ट हम लोगों के जो कॉन्टैक्ट नंबर आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं गति। गति से पहले आप लोगों के दिमाग में बहुत चीज़ें आई होंगी। इस बहुत चीज़ें आने से पहले या क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितनी जो मैकेनिक्स फिजिक्स है, मैकेनिक यूनिट है, इसका आपका शुरुआत है। अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है तो याद रखिए जितनी मैकेनिक कंडीशनें होती हैं उसको आपको समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अदिश राशियों के बारे में। ठीक है, अदिश राशि क्या होती है बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। अदिश राशि क्या होती है, सबसे पहले अदिश राशि है या सदिश राशि है, अदिश राशि है सदिश राशि है, दोनों की परिभाषा आपको हम उसके शब्दों से ही, जो नाम लिखा हुआ है जिस राशि की परिभाषा देनी है उसी शब्द से ही निकाल के देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आपने शब्द सुना होंगे, जैसे कि लिख दें साधारण। क्या लिख देते हैं, साधारण। ठीक है, मतलब क्या है, अगर यदि आपको एक कोई कार्य दिया गया और वो साधारण है तो वो उसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसी के शब्द आगे लगा दें, क्या लगा दें, सिर्फ आ। समझो कितना परिवर्तन हो गया, सिर्फ आ लगाने से कितना परिवर्तन हो गया। यानी कि वही कार्य अगर तुम्हें पहले इतने के पोर्शन था साधारण तो आप उसको आसानी से कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या, आ लगाने से क्या हुआ, असाधारण हो गया। असाधारण का मतलब वो कार्य नहीं हो सकता, यानी वो कार्य कैसा है, असाधारण, मतलब वो कार्य कठिन है। ठीक है, पहले साधारण था तो वो आसानी से हो जाता था, अब वो असाधारण हो मतलब वो कार्य नहीं कर सकते। मतलब क्या, ये आ क्या दर्शा रहा है हमारे, आ दर्शा रहा है निगेटिविटी का, निगेटिविटी यानी कि निगेटिव आपको ये दर्शा रहा, मतलब कि नहीं, मना करता है, इस चीज़ को मना करना। तो जैसे कि असाधारण हो गया, अनिश्चित हो गया, मतलब कि पहले कह रहे हैं निश्चित हो गया, इसके प्लस क्या लगा दें, आ, मतलब निश्चित, कोई निश्चित समय, निश्चित मतलब कोई समय नहीं, लेकिन निगेटिविटी तो है। और अगर बात करते हैं वही चीज़ संभव,
कार्य कर सकते हैं, संभावना है, लेकिन कैसा करते हैं, असंभव। जैसे कि बात करें कि कोई व्यक्ति अगर आपके सामने मतलब दुबला पुतला है और उससे आपकी लड़ाई कर दी जाए तो आप आसानी से जीत सकते हो, मतलब उसको हराना संभव है। लेकिन अगर दूसरा कोई व्यक्ति के ऐसे आपको सामने आ जाता है जो आपसे कम से कम 10 गुना ताकतवर है, तो उसको हराना थोड़ा कैसा हो जाता है, असंभव। तो ये जो आ जो शब्द लग रहे हैं, इसका मतलब है निगेटिविटी मतलब नहीं, ठीक है। अब परिभाषा समझते इसके बारे में। तो ये लिखा है आदेश, क्या लिखी है, आदेश। अब इसको हम संधि विच्छेद करें, मतलब इसको अलग अलग करके देखते हैं, आ प्लस दिस। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोगों ने समझा था कि आ का मतलब नहीं नहीं नहीं, आ इसका मतलब क्या हुआ, नहीं, इसका मतलब हुआ नहीं। दिस का मतलब हुआ क्या, दिशा, दिस का मतलब क्या, दिशा। मतलब हो गया इस राशि में, एक तो चीज़ मुझे समझ में आ गई है, इस राशि में नहीं नहीं मतलब कि आ का मतलब नहीं, दिस का मतलब दिशा, मतलब जिसमें दिशा नहीं होगी, ठीक है। इस राशि में क्या नहीं होगी, दिशा नहीं होगी। इसका मतलब होगा कि क्या होगा, तो ध्यान रखें कि अदिश राशि में सिर्फ अदिश राशि हो और सदिश राशि हो, ठीक है, समझना, अदिश राशि हो या सदिश राशि हो, तो इन दोनों राशियों की जो परिभाषा बनती है वो इन दोनों के कॉन्सेप्ट पर बनती है, प्रमाण दिशा दोनों में होती है। तो मतलब क्या होगा, अगर अदिश राशि है तो इसमें परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। जैसे कि यहाँ का मैंने बताया था कि अदिश राशि मतलब दिशा नहीं है, तो ऐसी बहुत से राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन राशियों को हम अदिश राशियाँ कहते हैं। या दूसरी परिभाषा की बात करें तो ऐसी बहुत सी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो मेरी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं परिभाषा के बारे में। तो ये आपके सामने परिभाषा है और आपको नोट करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे किस प्रकार से नोट करना है, ठीक है। तो आप चैप्टर का नाम डालेंगे। तो बात करते हैं 9th का जो चैप्टर नंबर पहला, वो गति से ही स्टार्ट होता है, लेकिन आपने हमने जो वीडियो बनाए हैं उसको हमने एक्स्ट्रा दे दिया आपको, और वो बेसिक है, बहुत ज़रूरी। तो अदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण लंबाई, द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, कार्य, विद्युत धारा, ऊर्जा, तापमान, ये कैसी राशि हैं, अदिश राशि हैं। आप पूछोगे कि सर कि हम कैसे मान लें कि ये अदिश राशि है, सदिश राशि। चलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरी परिभाषा अगर हमें समझना है काफ़ी समय के लिए, तो मैं बताता हूँ इसको समझने का तरीका। चलिए देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति या हम केवल परिमाण बताकर अगर अपनी पूरी बात ख़त्म कर देते हैं, समझना, अगर हम कोई भी राशि उसको किसी व्यक्ति को हम समझा रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, तो अगर उसका परिमाण देकर, केवल परिमाण देकर अगर पूरी भाषा में बोल देते हैं, ठीक है, तो समझना जो राशि बोली जा रही है वो एक अदिश राशि ही होगी। अब कैसे समझेंगे कि ये होता क्या है। जैसे कि अगर बात करें, यदि हम आपको भेजें दुकान पर और दुकान पर आपसे कहें कि एक मतलब कि चीनी लेके आओ, जब आप जाओगे कि दुकानदार, आपने ख़रीदा होगा अपनी गली मोहल्लों में तो आपने दुकानदार से क्या कहा होगा, यही तो कहा होगा कि दुकानदार या भाई साहब कि हमें 1 किलो चीनी दे दो, यही तो कहा होगा, 1 किलो चीनी दे दो। तो 1 किलो जो चीनी दे दो, तो किलोग्राम मतलब किलोग्राम किसका मात्रा हो गया, किलोग्राम है द्रव्यमान का, ठीक है, जो हमने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो किलोग्राम हो गया द्रव्यमान का मात्रक। अब बात करते हैं, जैसे ही आपने कहा कि 1 किलो चीनी दे दो, तो क्या आपने कभी ऐसा उससे कहा है कि 1 किलो चीनी पूरब की दिशा में दे दो, 1 किलो चीनी पश्चिम की दिशा में दे दो, 1 किलो चीनी उत्तर की दिशा में दे दो, 1 किलो चीनी दक्षिण की दिशा में, ऐसा तो कुछ कहते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 1 किलो चीनी जो बता रहे हैं 1 किलो, तो ये पूरा परिमाण तो बता रहे, दिशा की तो आवश्यकता नहीं हो रही, लेकिन इतनी बात कहकर हम अपनी पूरी बात कर देते हैं, ठीक है। तो जब पूरी बात ख़त्म कर देते तो परिमाण तो हमने केवल दर्शाया है।
तो परिमाण केवल दर्शाए, दिशा नहीं दर्शाएगी, मतलब कि वो भी भौतिक राशि हैं जिन्हें परिमाण की आवश्यकता मुझे पड़ी। तो ये ऐसी राशि क्या कहलाएंगी? अदिश राशि। तो यहीं पे लिखा हुआ है द्रव्यमान। समय की बात करते हैं तो समय कैसे? जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि बताइए टाइम कितना हुआ, समझना। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि टाइम कितना हुआ, तो आप कहोगे कि सर इसमें बताने क्या बात है कि हमारे घड़ी में या जो समय हुआ है वो 8 बजे हुए हैं, ठीक है। तो 8 बजे हुए तो हमने तो समझ लिया कि आपने 8 बजे, और 8 बजे कहकर आपने अपनी पूरी बात कह दी हमसे कि 8 बजे हुए हैं। तो क्या आपने कभी समय बताते हुए या समय पूछते हुए आपने कभी ऐसा कहा होगा कि टाइम बताइए कितना हुआ है, टाइम बताइए पूर्व दिशा में कितना हुआ, टाइम बताइए पश्चिम दिशा में कितना हुआ? या जो व्यक्ति हम पूछेगा या हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितना टाइम हुआ, तो आप क्या ये बताओगे पूर्व दिशा में 8 बजे हुई है, दक्षिण दिशा में 8 बजे हुई है, उत्तर दिशा में 8 बजे हुई है, पश्चिम दिशा में 8 बजे, ऐसा तो आप कहोगे नहीं। तो क्या यहाँ पर हम लोगों ने जो 8 बजे या जो टाइम बताया ये केवल परिमाणिक की तो दर्शा दिया है, परिमाण दर्शा दिया है। तो केवल हमें समय को बताने के लिए केवल हमें परिमाणी की तो आवश्यकता पड़ी, जब परिमाण की आवश्यकता पड़ी, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ऐसी राशि हमें क्या कहलाएंगी? सिर्फ और सिर्फ अदिश राशि है। तो आप इसको नोट करेंगे। उदाहरण लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, आयतन है, घनत्व है, चाल है, कार है, वैद्युत ऊर्जा और तापमान आदि, ठीक। तो आई होप मुझे आशा होगी कि आप लोगों को अदिश राशियाँ समझ में आ गई। चलिए हम बात करते हैं आगे राशि की। आगे बात करते हैं सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियों के बारे में जानेंगे, सदिश। तो अब देखो तुरंत आपको जैसे कि हमें अदिश राशि समझ में आ जाती है, अदिश राशि में अदिश राशि की परिभाषा याद आ जाती है, तुरंत हमें सदिश राशि की परिभाषा होती है। अब फैक्ट बताएं कैसे कैसे, देखना। अदिश समझना, अदिश और सदिश तो दोनों में दिश दिश है, इसको अलग अलग कर लो, आ प्लस दिश, ठीक, और सा प्लस दिश। ये हम याद करने का तरीका होता है। दिश के मैंने बताया था दिशा, क्या बताया था मैंने? दिशा। इसमें भी मैंने दिशा। ये तो बात हो गई आ का मतलब नहीं, ठीक है, और सा का मतलब हाँ। तो मतलब क्या? तो परिमाण जो है वो तो दोनों में होता है। मैंने बताया था इन दोनों की जो इन दोनों राशियों की जो परिभाषा है वो दिशा और परिमाण पर ही निर्भर है, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो दिशा का सबसे बड़ा रोल प्ले इसमें है, किसमें दिशा होती है, किसी में नहीं होती है। तो आ का मतलब डायरेक्ट समझे नहीं, मतलब दिशा नहीं होगी, परिमाण तो होगा। सा का मतलब है यानी कि दिशा होगी, यानी इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। इसमें परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। तो सदिश राशियाँ क्या कहलाएंगी? सदिश राशियाँ कहलाएंगी वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। या वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ये तो हमारी परिभाषा हो गई। तो बात वही चीज़ है कि दिश का मतलब दिशा, सा का मतलब हाँ, मतलब दिशा होती है। चाहे तो आप एक याद रख लो बस, अदिश, आ का मतलब नहीं, बस इसमें दिशा नहीं होती, दूसरे में दिशा 100% होगी, बस ये याद रख लो। तो इसमें परिमाण तो दोनों में होता है, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूज करती है सिर्फ दिशा, किसी में दिशा होती है, किसी में दिशा नहीं होती है। तो आ का मतलब नहीं, मतलब इसमें दिशा नहीं होगी, तो दूसरे में दिशा 100% होगी, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये हमारी परिभाषा आ जाती है सामने, यानी किसकी? सदिश राशि। तो सदिश राशि की परिभाषा क्या बनती है? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, रेखीय संवेग है, कोणीय संवेग है, कोणीय वेग है, बल आघूर्ण है, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये सारी की सारी एक सदिश राशियाँ हैं। अब अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए हम कुछ पॉइंट को समझते हैं। मतलब क्या होगा समझे? जैसे कि हमने बताया था कि इस राशि में
कि अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को समझा रहे हैं और दूसरे व्यक्ति समझाने में अगर हम के प्रमाण देकर अगर अपनी बात को पूरा ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, या उसका सार्थक सेंटेंस या वाक्य निकल आता है, तो हम कह सकेंगे वो एक कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो इसमें क्या हो, इसमें होगा अगर हम किसी व्यक्ति को परिमाण बताकर और ऐसा लगे कि कुछ इसमें अधूरा है, यानी कि दिशा की भी आवश्यकता पर, मतलब प्रमाण तो मैंने उसे बता दिया कि ये प्रमाण है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ये सोचे प्रमाण तो आपने बता दिया, लेकिन इसमें कुछ बातें हमें अधूरी लगें, तो समझ लेना वो एक सदिश राशि ही होगी। क्या है, कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं, जैसे कि एक बात करें, मान लीजिए कि जो इस समय जो कहने का वो जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, किसी कारणवश उन्हें एक ज़रूरत पड़ जाए हमारे यहाँ शहर में इटावा में आने की, ठीक है। सोचो मतलब आम आदमी आए, वैसे तो बात करें तो उसकी तो बात अलग है, तुरंत आ जाएंगे सब लोग, लेकिन एक बार चलो उसको हटा देते हैं अलग। अब बात करते हैं कोई एक आम आदमी जो नया शहर इसमें घूमने आया था हमारे इटावा में, तो वो स्टेशन पे, समझना, स्टेशन पे उतरता है। स्टेशन पे उतरता है तो सबसे पहले वो हमसे मिलता है, तो वो हमसे पूछता है कि भाई साहब ये बताइए कि यहाँ से औरंगाबाद चौराहे कहाँ है। औरंगाबाद चौराहे हम बताते हैं यहाँ से, यानी स्टेशन से समझना, स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, इतना बताकर चले गए। आप समझो कि अगर यही उस व्यक्ति के दिमाग में क्या आता होगा, उससे जाना तो औरंगाबाद चौराहे है। और बात करते हैं अगर उस आदमी जगह आप हो, अगर हम आपसे कह दें कि आप नए हो, आप इटावा में नए हो, और आपने हमसे पूछा कि बताइए भाई साहब औरंगाबाद चौराहे कितनी दूरी पर है, यानी कहाँ पर है, तो हम बता दें यहाँ से आपको स्टेशन से 2 किलोमीटर। अब सोचो एक बार, क्या इतना कह के हमने पूरी बात कह दी आपसे? सोचो एक बार, क्या इतनी बात कह के ये बात अधूरी लग रही है कि पूरी हो गई है? तो आप लोग सोचोगे कि सर ये तो बहुत अधूरी बात है, आपने ये तो बताया नहीं है किस दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में है, तो ये चीज़ आप लोग कुछ अधूरा लग रहा है। तो हमने क्या नहीं बताई, दिशा नहीं बताई उसे। तो मतलब क्या हुआ, ये जो हम लोग 2 किलोमीटर है दिशा बता रहे वो क्या है, एक विस्थापन है, समझना, क्या है, विस्थापन। इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर लें तो एक व्यक्ति है रेगिस्तान में, यानी कैसे, राजस्थान में रेगिस्तान में फंस गया। चारों तरफ वो देख रहा है, कहीं दूर दूर तक कोई भी गांव, कोई भी नदी, कोई भी पेड़ नज़र नहीं आ रहा उसे, ठीक है। जब नज़र नहीं आ रहा है तो उसे बहुत जोर से प्यास लगती है। जब प्यास लगती है तो एक बार जब प्यास उसे लगती है तो भगवान को वो याद करता है कि हे भगवान मुझे थोड़ा सा ही पानी कहीं दिला दो। बहुत परेशान हो जाता है, मान लो उसको लास्ट स्टेज उसकी आ जाती है मौत से लड़ने की। तो जब भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं, सामने तो वो भगवान उस व्यक्ति को कहते हैं कि आप जहाँ हो वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर या 50 मीटर दूरी पर पानी है। इतना कहकर भगवान चले गए। जब भगवान चले गए तो एक बार सोचो कि भगवान ने जो चीज़ बताई है 50 मीटर, ये बात पूरी होगी कि अधूरी है? सोच के बताओ। ये 50 मीटर उस भगवान ने उस व्यक्ति को जो प्यासा है उस व्यक्ति को 50 मीटर उससे कह दिया, तो ये बात अधूरी है कि पूरी हो गई? ये बात अधूरी हुई ना। 50 मीटर किधर है, वो किधर जाएगा, इतने में तो मर जाएगा। यहाँ से जब वो भागेगा 50 मीटर एक रेडियस बनाएगा तो वो मर जाएगा। तो जो भगवान प्रकट हुए थे उन्होंने क्या नहीं बताई, दिशा, ठीक है। तो दिशा का बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान है। तो याद रखें कि बात करते हैं सदिश राशि, तो ये होती है सदिश राशि में। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दिशा का कितना महत्व होता है। चलिए हम बात करते हैं आगे की। गति की अवस्था समझाने से पहले
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो बहुत सी प्रकार की चीज़ें हम लोग देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं खुद थोड़े हम बड़े होते हैं, बड़े जाने के बाद हमें परमिशन मिलती है सड़क पर घूमने की या सड़क पर जाने की, तो हम लोग देखते हैं कार, चलती हुई गाड़ी, चलती हुई बस, चलती हुई मोटरसाइकिल, चलती हुई साइकिल, दौड़ता हुआ व्यक्ति, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग घरों में देखते हैं पंखा चल रहा है, ये भी हम लोग देखते हैं। तो इनका एक कुछ आप लोगों को दिखाई देता होगा कुछ। तो ये जब सभी जो वस्तुएं इस प्रकार जो यानी कि कह सकते हैं जो कर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये गति की अवस्था है। लेकिन हमें इसके नज़रों से नहीं देखना है। कभी कभी हमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये वस्तु गतिशील अवस्था में है या विराम अवस्था में है। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये वस्तु गतिशील अवस्था में या विराम अवस्था में। तो कभी भी अगर आपको पता करना हो गतिशील अवस्था है या विराम अवस्था, सबसे पहले इस समझने के लिए आपको कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, समझना। जैसे मान लीजिए रोड है, ठीक है ना, तो ये रोड है, ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। कितने व्यक्तियों की? 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मैंने मान लिया ए, ये मैंने मान लिया बी, ठीक है। अब पॉइंट सीखना, गतिशील अवस्था पहचानने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप समय देखेंगे, ठीक है, समय जो हम लोग समय देखते हैं 2-4 मिनट, सेकंड, घंटे में, और स्थिति। इन 2 चीज़ों से पता करेंगे कि वो वस्तु गतिशील अवस्था में, गति की अवस्था में है या विराम अवस्था में। चलिए, अब आप लोग समझ रहे हैं कि ये स्थिति क्या होती है। स्थिति क्या होती है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये पहला व्यक्ति है, ये पहले ए बिंदु पर था, दौड़ता दौड़ता ये बिंदु बी पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? बिंदु बी पर पहुंच गया। और दौड़ता दौड़ता थोड़े समय के बाद ये कहाँ पहुंच गया? सी पर पहुंच गया। थोड़े समय बाद ये कहाँ पहुंच गया? डी पर पहुंच गया। तो स्थिति क्या होती है, पहले ए पर था, फिर बी पर गया, फिर सी पर पहुंचा, फिर डी पर। तो ये ए बी सी डी ये क्या है? ये स्थितियाँ ही हैं। पहले इसकी स्थिति ए पर थी, फिर स्थिति बी पर पहुंच गई, फिर स्थिति सी पर पहुंच गई, पहले स्थिति डी पर पहुंच गई। जैसे कि हम लोग जब घर से निकलते हैं कॉलेज के लिए, तो हम लोग बहुत से चौराहों के नाम निकलते हैं। कभी हम मान लीजिए घर से निकले, पक्के बाग पर पहुँच गए, कभी हम मानपुर मोड़ पर पहुँच गए, तो पक्के बाग एक स्थिति होगी हमारी, मानपुर मोड़ पर वहाँ पर भी एक स्थिति होगी। ये सब क्या स्थितियाँ हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये व्यक्ति ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी तक पहुंचने में कुछ ना कुछ इससे टाइम भी लगा होगा। जब टाइम लगा होगा तो आप पहचानेंगे हम क्या? समय। अब एक दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है। मैंने बताया था कि गतिशील अवस्था, विराम अवस्था पहचानने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की या 2 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम पहचानें। क्योंकि अब बात करते हैं सापेक्ष, एक चीज़ और इसमें आती है सापेक्ष, ठीक है। किसी न किसी के सापेक्ष होगा, ए और बी, यानी कि एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति, एक वस्तु या दूसरे वस्तु के सापेक्ष कुछ न कुछ होगा। तो बात करते हैं कैसे भेजें। पहले ए से बी गया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 1 मिनट मान लीजिए लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 मिनट लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी क्या लगा? 1 मिनट लगा। तो ये सभी प्रक्रिया ये व्यक्ति देख रहा है, ये जो व्यक्ति देख रहा है कि ये कोई दूसरा व्यक्ति ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो हर एक स्थिति में उसे 1-1 मिनट का टाइम लग रहा है। तो ये व्यक्ति ये देख रहा है। तो अब कैसे पहचाने गतिशील अवस्था? तो इस जो व्यक्ति देख रहा है उसके सापेक्ष, समझना, जो व्यक्ति देख रहा है उसके सापेक्ष देखेंगे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति समय के साथ अगर अपनी स्थिति परिवर्तित करे, समझना, अगर कोई व्यक्ति अब समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करे, तो हमेशा ध्यान रखना उस व्यक्ति के सापेक्ष वो किस अवस्था में होगा? गतिशील अवस्था में होगा। तो ये व्यक्ति बैठा हुआ है और ये व्यक्ति दौड़ रहा है। तो ये व्यक्ति ये देख रहा है, पहले ए से बी गया,
टाइम लगा, ए से बी पहुंच गया, स्थिति परिवर्तित हुई, टाइम भी लगा, बी से सी पहुंचा, टाइम लगा, स्थिति परिवर्तित हुई, सी से पहुंचा डी, स्थिति परिवर्तित हुई, समय। अगर कोई व्यक्ति, यहाँ समझ में आता है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर समय के साथ अगर अपनी स्थिति परिवर्तित करता है, समय के साथ अगर अपनी स्थिति परिवर्तित करता है तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के सापेक्ष गतिशील अवस्था में होगा। जैसे कि बात करते हैं, अभी हमने एग्जाम्पल दिए थे कि जब हम इस दुनिया में रखते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो सड़कों पर जब हम लोग पापा या मम्मी के साथ या जब परमिशन मिलती है तब घूमते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि गाड़ी चल रही है, तो अब कैसे पहचान लोगे गतिशील अवस्था में? इसका सीधा कॉन्सेप्ट है, आप जहाँ पर खड़े हो तो आप लोग देखते पहले गाड़ी पश्चिम दिशा में थी, उसके बाद किधर गई? पूर्व दिशा में गई चलती हुई। तो आपने कुछ समय पहले उसे पश्चिम दिशा में देखा था, कुछ समय पहले पूर्व दिशा में देखा, तो उसने अपनी स्थिति को परिवर्तित किया। जब उसने अपनी स्थिति को परिवर्तित किया तो ये वो वस्तु है तुम्हारे सापेक्ष कैसे अवस्था में होगी? गतिशील अवस्था में। समझना? ठीक। अब बात करते हैं, ट्रेन आपने देखी, रेलगाड़ी देखी होगी, बस देखी होगी, चलती हुई देखी थी, ये सब क्या है? गतिशील अवस्था। पंखा देखो घूमता हुआ, उसकी जो पंखड़ियाँ हैं उसकी स्थिति परिवर्तित होती है। इसका फार्मूला न कहें, इसका कॉन्सेप्ट है, अगर कोई व्यक्ति स्थिति के सापेक्ष अगर कोई व्यक्ति समय के सापेक्ष अगर स्थिति परिवर्तित करता है तो वह गतिशील अवस्था में ही होगा। ठीक है, स्थिति परिवर्तित करता है तो गतिशील अवस्था में होगा। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो ये इसकी परिभाषा है, तो आप परिभाषा को भी नोट कर सकते हैं। तो देखें परिभाषा क्या बनती है इसकी। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। यदि दूसरी वस्तु पहली वस्तु के साथ समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु के सापेक्ष गति की है, ठीक है, गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी, चलती हुई कार, चलता हुआ पंखा, चलती हुई बस, चलती हुई मोटरसाइकिल, अणु, परमाणु, ग्रह, उपग्रह, तारे इत्यादि। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों से लेकर सभी गतिशील अवस्था में। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे। तो एग्जाम्पल में समझाता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने एक कार की जो पिक्चर है, हम लोग इसको जब कार चलती हुई देखते हैं तो अगर उसको पॉइंट कर लीजिए, ऐसे पॉइंट कर लिए, ये जैसे पॉइंट जो हम कर रहे हैं सब स्थिति कर रहे हैं। अगर यहाँ पर पहले इस स्थिति पर थी कार और थोड़े समय बाद इस स्थिति पर, तो इसकी स्थिति परिवर्तित हुई। समझ में आ गया? स्थिति परिवर्तित हुई। लेकिन स्थिति परिवर्तित करने में अगर समय लगे, यहाँ से यहाँ, समय तो रोक नहीं सकता कोई भी, तो समय तो 100% लगे। अगर उसकी स्थिति परिवर्तित हुई, ये जो कार है वो किस अवस्था में कहलाएगी? गतिशील अवस्था में। तो ये कार कैसी होगी? गतिशील अवस्था में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम लोग यहाँ भी देखते हैं, ये जो बस है ये भी चल रही है, इसको पॉइंट कर लीजिए, थोड़े समय बाद वो आगे थोड़े समय बाद दूसरी स्थिति पहुँच जाएगी। तो ये कैसी अवस्था में होगी? गतिशील अवस्था में होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मोटरसाइकिल। आप यहाँ थोड़े देख रहे हैं, ये चलती चली जाएगी, तो ये आप यहाँ पर स्थिति कर लें, थोड़े समय आगे कर लें, तो यहाँ देखेंगे ये स्थिति इसकी परिवर्तित हो जाएगी। तो ये भी किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। ट्रेन भी देखें, इसमें भी आप लोग देख रहे हैं, इसकी भी स्थिति आप लोग देखते हो कि इटावा, पहले गाड़ी ट्रेन जो इटावा में थी, अब कहाँ पहुँच गई? कानपुर। पहले स्थिति उसकी इटावा स्थिति थी, अब कहाँ पहुँच गई? कानपुर। तो इटावा से कानपुर पहुँचने में कुछ न कुछ समय लगा होगा, तो वो जब वहाँ पहुँची होगी तो किस अवस्था में होगी? गतिशील अवस्था में होगी। ये आपकी साइकिल है, साइकिल भी चल रही है, आप इसको देख रहे हैं। ये पृथ्वी का दिखाना क्या मतलब हुआ? अगर बात करते हैं, पूछते हैं, समझना, पूछते हैं कि ये बताइए कि हमारा जो मकान है वो गतिशील अवस्था में, विराम अवस्था। चलिए हम बात समझाते हैं। सबसे पहले कैसे पहचानेंगे और अच्छे तरीके से कैसे पहचानेंगे गतिशील अवस्था और विराम अवस्था। जैसे कि बात करें कि आपका जो कॉलेज है आज वहीं है, कल भी वहीं होगा, परसों भी वहीं होगा, कि उसकी समय के साथ परिवर्तित हो रहा है? उसकी नहीं हो रही है, तो वो किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। ठीक है,
और अगर स्थिति परिवर्तित हुई। लेकिन अगर बात करते हैं कि मकान, स्कूल गतिशील अवस्था में है कि नहीं है, एक बार सोचो, होता क्या है कि अगर हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी तो घूम रही है, या पृथ्वी घूम रही है तो ये मकान भी घूम रहे हैं। तो अगर अपना स्कूल, घर, गांव, शहर, देश अगर गतिशील अवस्था में देखना होगा तो हमें पृथ्वी से बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाने के लिए जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो ये सब चीज़ हमें गतिशील अवस्था में आएगी। तो ये भी गतिशील, बस सापेक्ष होता है क्या क्या, ठीक। तो हम बात कर रहे थे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष के परता, तो ये गतिशील अवस्था में होगी। तो पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, घर हैं, पेड़ हैं, पौधे, सब किस अवस्था में होंगे? गतिशील अवस्था में होंगे। चंद्रमा है, एरोप्लेन है, ये सारे के सारे किस अवस्था में रहते हैं? गतिशील अवस्था में रहते हैं। अब बात करते हैं विरामावस्था की। जैसे कि अगर हमें गतिशील अवस्था समझ में आ जाती है, तुरंत उसका अपोजिट होता है विरामावस्था। विरामावस्था हम लोगों ने गतिशील अवस्था में क्या क्या समझा था? गतिशील अवस्था में समझा था कि अगर कोई व्यक्ति समय के साथ अगर वो अपनी स्थिति परिवर्तित करता है, समय के साथ अगर वो अपनी स्थिति परिवर्तित करता है तो वो किस अवस्था में होगा? गतिशील अवस्था में होगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति समय के साथ अगर वो अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर रहा है तो वो किस अवस्था में होगा? विरामावस्था में। जैसे कि बात करते थे इसकी, तो पहले समय के साथ वो 1 मिनट में ए से बी पहुंच गए, लेकिन इससे 1 मिनट लगा, लेकिन ए पर था और ए पर ही पहले ए पर था, अभी भी है, और पहले भी क्या था? ए पर था। ए पहले भी था और अब भी क्या है? ए पर ही है। तो उसने अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं किया। जब उसने स्थिति अपनी परिवर्तित नहीं की तो ये व्यक्ति किस अवस्था में कहलाएगा? ये व्यक्ति अपने यानी विरामावस्था में कहलाएगा। तो विरामावस्था की हम परिभाषा समझते हैं। विरामावस्था की परिभाषा क्या होती है? विरामावस्था की परिभाषा हुई क्या? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। यदि दूसरी वस्तु पहली वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं करती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु के सापेक्ष विरामावस्था में कहलाती है। उदाहरण है पेड़ है, कुर्सी है, मेज पर रखी पुस्तक है, और घर है, विद्यालय है। तो ये सारी की सारी हम लोगों को एक ही जगह मिलती है। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। तो आप लोगों ने अगर हम किसी अपने घरों में अगर आप लोगों ने कुर्सी कर किसी स्थान पर रख दी है तो हम लोग देखते हैं कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या 1 मिनट या 20 मिनट बाद जब आते हैं तो कुर्सी वहीं का वहीं रखी हुई मिलती है। तो हमारा समय तो बढ़ा, लेकिन जो कुर्सी रखी है उसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई। जब स्थिति परिवर्तित नहीं हुई तो हमारे साथ जो किस अवस्था में होगी? विरामावस्था में होगी। ये वस्तु में विरामावस्था में दिखाई देगी। हम लोग देखते हैं कि मेज पर रखी हुई पुस्तक अगर हम रख देते हैं तो 1 घंटे या 2 घंटे बाद आते हैं तो वो पुस्तक उसी जगह उसी स्थिति पे रखी हुई हमें दिखाई देती है। तो समय के साथ इसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई। जब स्थिति परिवर्तित नहीं हुई तो ये किस अवस्था में कहलाएगी? ये कहलाएगी विरामावस्था में। नेक्स्ट, हम लोगों ने पेड़ देखे होंगे। पेड़ को काफ़ी समय हो जाता है, बड़े होते हैं तो वो उसी जगह बने रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि आज भी पेड़ वहीं है, कल भी पेड़ वहीं होगा, परसों भी पेड़ वहीं था, परसों भी पेड़ वहीं होगा। तो क्या पेड़ अपनी स्थिति परिवर्तित करता है? नहीं करता। जब नहीं करता है तो ये किस अवस्था में कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा विरामावस्था में। ठीक है, तो इसने अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं किया। तो ये घर है, घर भी हमें वहीं मिलता है जहाँ पर था। तो हम लोगों के घर कहीं दूसरी जगह पहुँच जाते? नहीं पहुँचते। तो ये भी घर समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है। जब नहीं करता है तो ये किस अवस्था में कहलाएगा? विरामावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये स्टडी रूम है। स्टडी रूम में आपको पुस्तकें, बेंचें, काफ़ी चीज़ें दिखाई दे गई होंगी। तो ये भी सभी चीज़ें उसी जगह में मिलती हैं जहाँ पर हमने पहले रखी थी। तो ये हमें सभी सारी की सारी किस अवस्था में कहलाएंगी? विरामावस्था में। चलिए बात करते हैं
ये आप लोग कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये यानी कि हमारा विद्यालय है जिसमें पढ़ाते हैं। तो ये भी विद्यालय वहीं का वहीं मिलेगा जहाँ पर परसों था, कल है, एक साल पहले था, एक साल बाद भी वहीं होगा। ये भी समय तो बढ़ रहा है लेकिन इसने अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं किया। तो ये किस अवस्था में कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा ब्राह्म अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निर्देश बिंदु के बारे में। निर्देश बिंदु क्या होता है? निर्देश बिंदु के बारे में हम लोग समझेंगे कि निर्देश बिंदु होता क्या है। निर्देश बिंदु वह निश्चय बिंदु होता है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित ज्ञात किया जा सकता है। तो हम निर्देश बिंदु के बारे में समझाएंगे कि निर्देश बिंदु होता क्या है। अगर बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क पर इस प्रकार के सिंबल लगे रहते हैं, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, लिखा रहता है कि इटावा है, इटावा मान ली 70 किलोमीटर, समझना, वहाँ लिखा हुआ है इटावा 70 किलोमीटर। बताइए कहाँ से अगर बात करते हैं इटावा 70 किलोमीटर है कहाँ से? जहाँ पर ये बोर्ड संकेत सूचक ये लगाया गया होगा वहीं से तो दूरी होगी 70 किलोमीटर। बात करते हैं ये 70 किलोमीटर है कहाँ की? तो एक कोई ना कोई बिंदु वहाँ पर फिक्स किया गया होगा, यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी इटावा की? 70 किलोमीटर होगी। जैसे कि बात करते हैं कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि विद्यालय बताओ कि विद्यालय की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर हमारा जो विद्यालय है उसकी दूरी 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर कहाँ से है? कानपुर से है, लखनऊ से है, दिल्ली से है, कहाँ से है? कहीं से तो होगी। तो आपको एक निश्चित बिंदु आपको दर्शाना होगा कि यहाँ से, तो आप कहोगे मेरे घर से। तो आपका जो घर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका निर्देश बिंदु। ठीक है, यहाँ से किस वस्तु की स्थिति आप बताते हो तो वो कहलाएगा आपका निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु खासियत क्या होती है? निर्देश बिंदु से जितनी भी दूरी हम लोग इस ग्राफ में समझेंगे, मूल बिंदु कहलाएगा निर्देश बिंदु, और उस निर्देश बिंदु से जितनी भी दूरी विस्थापित है वेग जो कुछ निकालते सब इसी से निकालते निर्देश बिंदु से। निर्देश बिंदु को समझना बहुत ही आवश्यक है कि निर्देश बिंदु आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि निर्देश बिंदु होता क्या है। चलिए, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारा YouTube चैनल है, तो जो कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लास है आप उसको देख सकते हैं। और हमारा अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया, समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में आई, जिससे कि हम इससे और बेहतर बना सकें। और जितने भी आपके डाउट हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।